नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अपने 5वें अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारी पुस्तक के 5वें अध्याय का नाम है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। तो इस अध्याय में हम विभिन्न अनुसंधान पद्धतियों के बारे में जान रहे हैं और अब तक हम इस अध्याय के 3 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस चौथे भाग में हम जानेंगे सर्वेक्षण के बारे में। तो हम जानते हैं कि अनुसंधान पद्धतियों में सर्वेक्षण एक मुख्य पद्धति है। तो ये पद्धति किस प्रकार समाजशास्त्र में उपयोग ली जाती है, इस पद्धति की क्या मुख्य लाभ हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं, इन सब की चर्चा आज हम इस भाग में करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सर्वेक्षण की। शायद सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए अब तक ज्ञात सबसे अच्छी समाजशास्त्रीय पद्धति है, जो कि अब आधुनिक सार्वजनिक जीवन का इस तरह से एक हिस्सा बन गई है कि यह एक सामान्य बात हो गई है। तो पिछले भागों में हमने क्षेत्रीय कार्य की चर्चा की थी कि मानव विज्ञान में और समाजशास्त्र में किस प्रकार क्षेत्रीय कार्य से महत्वपूर्ण अनुसंधान किए जाते हैं। और यहाँ हमें ये समझना है कि क्षेत्रीय कार्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति उपयोग ली जाती है वो कौन सी है? सर्वेक्षण। खासकर समाजशास्त्रीय जो क्षेत्रीय कार्य होते हैं वहाँ पर सर्वेक्षण का बहुधा उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम ये भी याद रखें कि आधुनिक सार्वजनिक जीवन का यह पद्धति एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, यानी सर्वेक्षणों का जो उपयोग है वो काफ़ी सामान्य हो चुका है। आज इसका विश्व भर में सभी संदर्भों में प्रयोग किया जा रहा है तथा ये संदर्भ समाजशास्त्र के सरोकारों से बाहर चले गए हैं। तो बिल्कुल आज विश्व भर में इस पद्धति का यानी सर्वेक्षण का उपयोग विभिन्न प्रकार के संदर्भों में किया जा रहा है और वास्तव में ये जो संदर्भ है ये समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है या समाजशास्त्र के जो सरोकार हैं, इसके जो कार्य हैं उससे भी कहीं परे जा चुके हैं। भारत में भी हमने देखा है कि सर्वेक्षणों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिनमें चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान लगाना, उत्पादों को बेचने के लिए विपणन नीतियां बनाना तथा विषयों की व्यापक विभिन्नताओं के बारे में लोकप्रियता का पता लगाना शामिल है। तो हम ये याद रखेंगे बच्चों कि भारत में भी इन सर्वेक्षण का जो प्रयोग है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और अलग अलग प्रकार के जो गैर शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये गैर शैक्षिक उद्देश्यों में किस किस को हम रख सकते हैं? तो हम जानते हैं कि सर्वेक्षण का उपयोग चुनाव परिणामों के जो पूर्वानुमान हैं उसके लिए किया जाता है। उत्पादों को बेचने के लिए जो विभिन्न कंपनियां हैं वो जब अपनी नीतियां बनाती हैं मार्केटिंग की या विपणन की, तो उस दौरान भी वे सर्वेक्षण का उपयोग लेती हैं। और इसके अलावा जो व्यापक विभिन्न विषय हैं उन सबके संदर्भ में इस पद्धति की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि स्वयं शब्द से स्पष्ट है, सर्वेक्षण में संपूर्ण तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। यह इस शब्द से ही स्पष्ट है, सर्वेक्षण। तो वास्तव में इस विधि में या इस पद्धति में संपूर्ण तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। यह किसी विषय पर सावधानीपूर्वक चयन किए गए लोगों के प्रतिनिधि समुच्चय से प्राप्त सूचना का व्यापक या विस्तृत दृष्टिकोण होता है। तो वास्तव में सर्वेक्षण को हम जाने तो इसमें क्या होता है, तो किसी विशिष्ट विषय पर जब सर्वेक्षण किया जाता है तो उस विषय पर सावधानीपूर्वक कुछ लोगों को पहले से चयनित कर लिया जाता है और उन्हें वास्तव में प्रतिनिधि माना जाता है। जिन लोगों का चयन किया जाता है उन्हें प्रतिनिधि माना जाता है और फिर उनसे जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनका व्यापक या जो विस्तृत दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है उसी को हम सर्वेक्षण कहते हैं। यानी किसी विशेष प्रकार के विषय के संदर्भ में किसी प्रतिनिधि जो लोग हैं उन लोगों के विचारों को जानना, उनके दृष्टिकोण को जानना, यही सर्वेक्षण में किया जाता है। ऐसे लोगों को प्राय उत्तरदाता कहा जाता है और जो
जिन लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनसे उत्तर लिए जाते हैं उस विशिष्ट विषय के संदर्भ में, उन लोगों को क्या कहा जाता है? उत्तरदाता कहा जाता है। ये अनुसंधानकर्ता द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो उत्तरदाता ही जब अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान सामान्यतः विस्तृत दल द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्ययन की योजना बनाने वाले तथा रूपरेखा तैयार करने वाले यानी अनुसंधानकर्ता तथा उनके सहयोगी और सहायक, जिन्हें अन्वेषक या अनुसंधान सहायक कहा जाता है, शामिल होते हैं। किसी भी सर्वेक्षण में जब सर्वेक्षण कार्य किया जाता है तो यह सामान्यतः एक बड़े या विस्तृत दल द्वारा किया जाता है, एक समूह द्वारा किया जाता है। और इस समूह में या इस दल में जो अध्ययन की योजना बनाने वाला मुख्य व्यक्ति है या जो रूपरेखा तैयार करने वाला है, जिसे हम मुख्यतः अनुसंधानकर्ता कहते हैं, वह तो होता ही है। उसके अतिरिक्त उसके कई सहयोगी और सहायक शामिल होते हैं। इन सहयोगियों को, इन सहायकों को कभी कभार अन्वेषक या फिर अनुसंधान सहायक का नाम दिया जाता है। सर्वेक्षण के प्रश्न विभिन्न प्रकार से पूछे जा सकते हैं तथा इनके उत्तर भी विभिन्न प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो सर्वेक्षण में जो प्रश्न रखे जाते हैं वे प्रश्न अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं और इनके जो उत्तर देने वाले होते हैं वो उनके उत्तर भी अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। अक्सर अन्वेषक द्वारा व्यक्तिगत दौरे के दौरान इन्हें मौखिक रूप में पूछा जाता है तथा कभी कभी दूरभाष द्वारा पूछा जाता है। तो अक्सर जब अन्वेषक व्यक्तिगत दौरे पर होता है, वह लोगों से मिलता जुलता है या उत्तरदाताओं के समक्ष जाता है, तो इन प्रश्नों को वह मौखिक रूप से पूछ सकता है या कई बार ऐसे प्रश्नों को जो सर्वेक्षण में शामिल होते हैं उन लोगों से दूरभाष पर भी पूछा जा सकता है। अन्वेषक द्वारा लाई गई या डाक द्वारा प्राप्त प्रश्नावलियों में भी उत्तर लिखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरीका होता है प्रश्नावलियों का भराया जाना। तो अन्वेषक कई बार स्वयं प्रश्नावली लेके आते हैं और उस प्रश्नावली में सभी जो प्रश्न होते हैं वो छपे होते हैं और वहीं उसी प्रश्नावली में उत्तरदाता को उत्तर लगाने होते हैं। तो कई बार स्वयं अन्वेषक प्रश्नावली लेके आते हैं या फिर डाक द्वारा भी प्रश्नावलियों को भेजा जाता है और उत्तरदाता उनके उत्तर लिख के उन्हें वापस कर पाते हैं। कंप्यूटरों तथा दूरसंचार तकनीक के बढ़ते प्रयोग के फलस्वरूप आज इलेक्ट्रॉनिक रूप में सर्वेक्षण करना भी संभव हो गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरीका जो हम देख सकते हैं वो है कंप्यूटर के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा सर्वेक्षण करना। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर और जो दूरसंचार तकनीक है और इन के अलावा अन्य कई जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं, इनका बहुत प्रसार हो गया है और इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक रूप में या डिजिटल रूप में सर्वेक्षण करना भी काफ़ी आसान हो चुका है। इस प्रारूप में उत्तरदाता प्रश्नों को ईमेल, इंटरनेट या इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्राप्त करता है तथा इसके द्वारा ही उत्तर देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप है, इसमें अक्सर उत्तरदाता प्रश्नों को या तो ईमेल के द्वारा या इंटरनेट के किसी अन्य माध्यम के द्वारा प्राप्त करता है और इसके जो उत्तर दिए जाते हैं वे भी इसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा ही दिए जाते हैं। एक दूसरा तरीका लिंक विवरण के माध्यम से एक इंटरनेट वेबसाइट पर जाकर डिजिटल रूप से उपलब्ध प्रारूप को भरना भी है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किसी विशेष लिंक का उपयोग करके उस लिंक विवरण के माध्यम से किसी विशेष इंटरनेट वेबसाइट पर जाना, वहां पर पहुंचकर उन प्रश्नों का जवाब देना जो वहां पूछे गए हैं। तो ये डिजिटल प्रारूप भी आजकल काफ़ी सामान्य रूप से उपयोग में लिया जाता है। जनगणना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, जब हम सर्वेक्षण की चर्चा कर रहे हैं तो हमें जानना होगा कि हमारे देश में जनगणना का कार्य या राष्ट्रीय जो जनसांख्यिकी संगठन द्वारा कार्य किया जाता है वह एक बहुत बड़ा कार्य
होता है और उस संदर्भ में हमें सर्वेक्षण को भी समझना आवश्यक है। प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाने वाला भारत का जनसंख्या सर्वेक्षण विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश में हर 10 वर्ष में जनसंख्या सर्वेक्षण किया जाता है और ये अपने प्रकार का विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण कहलाता है। हमसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन, जहाँ ऐसी नियमित जनगणना नहीं होती। तो बिल्कुल हमसे ज़्यादा जनसंख्या सिर्फ चीन देश की है और चीन में इस प्रकार की कोई भी निरंतर जनगणना का कार्य नहीं किया जाता है। इसमें लाखों अन्वेषक तथा अत्यधिक संख्या में संगठनों के समावेश के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा बड़ी धनराशि व्यय की जाती है। तो ये जो जनसंख्या सर्वेक्षण प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाता है, इसमें लाखों अन्वेषक कार्य करते हैं और बड़ी संख्या में संगठन भी जो हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। और इससे बड़ी बात ये है कि भारत सरकार द्वारा इस कार्य के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि जो है वो व्यय की जाती है। यद्यपि बदले में हमें भारत में रहने वाले प्रत्येक घर तथा भारत में रहने वाले 1 अरब से ज़्यादा लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें शामिल होते हैं का वास्तविक सर्वेक्षण प्राप्त होता है। और इस प्रकार जब भारत सरकार द्वारा इतना प्रयास किया जाता है इस जनसंख्या सर्वेक्षण को पूर्ण करने के लिए, तो उसके पश्चात जो परिणाम आता है वो भी काफ़ी सुखद होता है कि हमें लगभग भारत के प्रत्येक घर की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा इस सर्वेक्षण में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की जो जानकारियां हैं, और हम जानते हैं कि हमारे देश में 1 अरब से भी अधिक जनसंख्या है, तो उन सभी की जानकारी इस जनसंख्या सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त हो पाती है। स्पष्ट रूप से ऐसे विस्तृत सर्वेक्षण बार बार नहीं किए जा सकते। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे बड़े विस्तृत सर्वेक्षण हम बार बार नहीं कर सकते। दरअसल अनेक विकसित देश अब पूर्ण जनगणना नहीं कराते। इसके स्थान पर वे अपनी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आश्रित हैं। कई सारे बड़े देश ऐसे भी हैं जो विकसित हो चुके हैं और अब वे पूर्ण जनगणना का कार्य नहीं कराते हैं। इसके स्थान पर जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के लिए भी जो प्रतिदर्श चयन की विधि है उसी के द्वारा प्रतिदर्श सर्वेक्षण करवा लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे सर्वेक्षण काफ़ी हद तक सही पाए गए हैं। और ऐसे प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराने का कारण ये है क्योंकि ये सर्वेक्षण भी काफ़ी हद तक सही पाए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन NSO परिवार तथा खर्च, रोजगार तथा बेरोजगारी के स्तर का तथा अन्य विषयों हर वर्ष प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है। तो भारत सरकार की हम बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है, जिसको NSO के नाम से जाना जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, तो इस संगठन द्वारा परिवार तथा खर्च से संबंधित, रोजगार तथा बेरोजगारी के जो स्तर हैं उससे संबंधित और ऐसे संबंधित कई अन्य विषयों पर प्रत्येक वर्ष प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में यह एक विस्तृत सर्वेक्षण करता है जिसमें लगभग 1.2 लाख घर शामिल होते हैं, जिससे पूरे भारत में 6 लाख से ज़्यादा व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। और NSO द्वारा ही प्रत्येक 5 वर्ष में एक विस्तृत सर्वेक्षण भी कराया जाता है जिसमें लगभग 1.2 लाख घरों को शामिल किया जाता है। और जब 1.2 लाख घर शामिल किए जाते हैं तो निश्चित ही पूरे भारत से लगभग 6 लाख से भी अधिक व्यक्ति इस प्रतिदर्श सर्वेक्षण में भी शामिल किए जाते हैं। वास्तव में इससे विस्तृत प्रतिदर्श माना जाता है तथा NSO द्वारा किए गए सर्वेक्षण संसार में नियमित रूप से किए गए सबसे बड़े सर्वेक्षणों में गिने जाते हैं। तो ये जो 6 लाख लोगों का प्रतिदर्श है, निश्चित ही इसे एक बहुत ही बड़ा या विस्तृत प्रतिदर्श माना जाता है। और पूरे संसार में NSO द्वारा किए गए ये विस्तृत सर्वेक्षण जो हैं, इनको पहचान है या फिर ये
संपूर्ण विश्व में किए जाने वाले सबसे बड़े सर्वेक्षणों में गिना जाता है, क्योंकि भारत की कुल आबादी 1 अरब से अधिक है। अतः आप देख सकते हैं कि एनएसओ के पंचवर्षीय सर्वेक्षणों में शामिल प्रतिदर्श भारत की जनसंख्या के लगभग 0.06% मात्र 1% के 20वें भाग से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब से भी अधिक है और इस कारण से एनएसओ के जो पंचवर्षीय सर्वेक्षण होते हैं इसमें जब 6 लाख से भी अधिक लोग शामिल किए जाते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग भारत की जनसंख्या के लगभग 0.06% ही हो पाते हैं और ये जो हिस्सा है यह लगभग पूरी जनसंख्या का 1% का 20वें भाग से बस कुछ ज़्यादा है। इससे अधिक जनसंख्या का यह प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। चूँकि इसका चयन वैज्ञानिक तौर पर संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है, इतने छोटे अनुपात पर आधारित होने के बावजूद एनएसओ प्रतिदर्श जनसंख्या की विशेषताओं का अनुमान कर सकता है। अब क्योंकि इस प्रतिदर्श का जो चयन है वो वैज्ञानिक तौर पर भारत की संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, या ये माना जाता है कि एनएसओ द्वारा जो इन 6 लाख लोगों पर सर्वेक्षण किया जा रहा है उसके परिणाम भारत की संपूर्ण जनसंख्या पर लागू होते हैं। तो वास्तव में ये जो इतना छोटा अनुपात है 0.06% का, इसे भी एक महत्वपूर्ण जनसंख्या प्रतिदर्श माना जाता है, क्योंकि अक्सर इसके कारण जो परिणाम आते हैं उसके द्वारा हम भारत की संपूर्ण जनसंख्या की विशेषताओं को उचित प्रकार से जान पाते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में सर्वेक्षण का मुख्य लाभ यह है कि इसके द्वारा जनसंख्या के केवल छोटे से भाग पर सर्वेक्षण करके इसके परिणामों को बड़ी जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। तो एक सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में इस विधि का यानी सर्वेक्षण का जो बड़ा लाभ है या सबसे मुख्य लाभ है वो यही है कि इस विधि के द्वारा जनसंख्या के एक छोटे हिस्से पर, एक छोटे भाग पर सर्वेक्षण करके इसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं, इन परिणामों को संपूर्ण जनसंख्या पर, जो कि निश्चित ही एक बड़ी जनसंख्या होती है, उस पर लागू किया जा सकता है। अतः सीमित समय, प्रयास तथा धन के निवेश द्वारा सर्वेक्षण बड़ी जनसंख्याओं के अध्ययन को संभव बनाता है। इस प्रकार से बहुत ही सीमित समय, प्रयास और धन के निवेश के साथ ही ये जो विधि है सर्वेक्षण की, ये बड़ी जनसंख्याओं के अध्ययन को संभव बना पाती है। यानी इस विधि को उपयोग में लेने के दौरान जो समय लगता है वो भी काफ़ी कम लगता है, जो प्रयास लगता है वो भी तुलनात्मक रूप से कम लगता है, और जितने धन का व्यय होता है वह भी तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होता है। और इन सब के एक सीमित उपयोग के बाद भी इस विधि द्वारा बड़ी बड़ी जनसंख्याओं के अध्ययन संभव हो पाते हैं। यही कारण है कि सामाजिक विज्ञानों तथा अन्य क्षेत्रों में यह अत्यधिक लोकप्रिय पद्धति है, और इसी कारण से सामाजिक विज्ञानों में और कई अन्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण एक अत्यधिक लोकप्रिय पद्धति के रूप में पहचाना जाता है। सांख्यिकी की शाखा, जिसे प्रतिदर्श सिद्धांत कहा जाता है, कि खोजों का लाभ उठाते हुए प्रतिदर्श सर्वेक्षण चयन के मामले में सावधान होने के बावजूद परिणामों का सामान्यीकरण कर सकता है। तो सांख्यिकी की एक शाखा है जिसका नाम है प्रतिदर्श सिद्धांत, और इसमें जो अनुसंधान किया गया है, जिस प्रकार की खोज अब तक की गई है, उनका लाभ उठाते हुए जब प्रतिदर्श में चयन किया जाता है या किसी सर्वेक्षण में प्रतिदर्श का चयन किया जाता है और उस दौरान यदि सावधानी से कार्य किया जाता है तो परिणामों का आसानी से सामान्यीकरण किया जा सकता है। यानी उचित रूप से यदि प्रतिदर्श को चुना जाता है तो उस प्रतिदर्श से प्राप्त परिणामों को पूर्ण जनसंख्या पर लागू करना काफ़ी आसान हो जाता है।
इस सरल उपाय का महत्वपूर्ण कारण प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व है और ये एक सरल उपाय के रूप में सर्वेक्षण में उपयोग आता है, यानी प्रतिदर्श पर अध्ययन करना और उसे संपूर्ण जनसंख्या पर लागू कर देना। तो इसका मुख्य कारण है प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व। हम एक दी गई जनसंख्या में से प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन कैसे करेंगे? अब आप इस प्रश्न के ऊपर कुछ सोच सकते हैं कि यदि एक जनसंख्या हमें दी गई है और उसमें से हमें प्रतिदर्श का चयन करना है तो हम ये किस प्रकार से कर सकते हैं। व्यापक रूप में प्रतिदर्श की चयन प्रक्रिया दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। तो समाजशास्त्रियों ने ये माना है कि जो प्रतिदर्श का चयन किया जाता है वह प्रक्रिया मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर आधारित होती है। पहला सिद्धांत यह है कि जनसंख्या में सभी महत्वपूर्ण उपसमूहों को पहचाना जाए तथा प्रतिदर्श में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो बिल्कुल जो पहला सिद्धांत है प्रतिदर्श चयन का वो ये है कि जो जनसंख्या है उस जनसंख्या विशेष में जितने भी महत्वपूर्ण उपसमूह हैं उन सभी उपसमूहों को पहचान लिया जाए और फिर प्रतिदर्श में प्रत्येक समूह के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अधिकतर बड़ी जनसंख्याएं एक समान नहीं होती, उनमें भी स्पष्ट उपश्रेणियां होती हैं। इसे स्तरीकरण कहा जाता है। तो बिल्कुल कोई भी जो बड़ी जनसंख्याएं होती हैं वो पूरी एक समान नहीं होती हैं। उस बड़ी जनसंख्या में भी स्पष्ट रूप से कुछ उपश्रेणियां होती हैं और इन उपश्रेणियों के विद्यमान होने को ही हम स्तरीकरण का नाम देते हैं। उदाहरणार्थ जब भारत की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि यह जनसंख्या शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बटी हुई है जो कि एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग है। तो बिल्कुल अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो जब भी भारत की जनसंख्या पर कोई अध्ययन किए जाते हैं तो हमें निश्चित ही यह ध्यान रखना होगा, यह याद रखना होगा कि भारत की जनसंख्या शहरी और ग्रामीण दो अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है, क्योंकि ये दोनों की जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। किसी भी एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या पर विचार करते समय हमें इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि यह जनसंख्या विभिन्न आकार वाले गांवों में रहती है। तो जब भी हम किसी एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या के बारे में विचार करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो उस दौरान हमें यह ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये जो ग्रामीण जनसंख्या है यह भी विभिन्न आकार के अलग अलग गांवों में रहती है। इसी तरह से किसी एक गांव की जनसंख्या भी वर्ग, जाति, लिंग, आयु, धर्म या अन्य मानदंडों के आधार पर स्तरीकृत हो सकती है। यहाँ तक कि हम बात करें किसी एक गांव की, तो उस एक गांव का अध्ययन जब हम करते हैं तो उस दौरान हम हमें उस गांव में भी स्तरीकरण देखने को मिलता है। जैसे उस गांव की जनसंख्या में भी विभिन्न वर्ग उपलब्ध हो सकते हैं, विभिन्न जातियाँ, लिंग के आधार पर पुरुष और महिला उस गांव में हमें मिल सकते हैं, आयु समूह के आधार पर हम स्तरीकरण देख सकते हैं, धर्म या अन्य कई मानदंडों के आधार पर भी उस गांव की जनसंख्या का स्तरीकरण प्रदर्शित हो सकता है। संक्षिप्त में स्तरीकरण की धारणा हमें बताती है कि प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व दी गई जनसंख्या के सभी संबद्ध स्तरों की विशेषताओं को दर्शाने की सक्षमता पर निर्भर है। और इस प्रकार ये जो स्तरीकरण की धारणा है ये हमें बताती है कि जो प्रतिदर्श है उसका जो प्रतिनिधित्व है वो वास्तव में दी गई जनसंख्या के जो सभी संबंधित स्तर हैं उन सब की विशेषताओं को दर्शाने की क्षमता जो है प्रतिदर्श की उस पर ही आधारित है। यानी कोई प्रतिदर्श अच्छा प्रतिदर्श तब कहा जाता है या तब माना जाता है जब वह उस जनसंख्या विशेष के जितने भी समूह हैं उन समूह के सबकी विशेषताओं को सम्मिलित करता है। उस प्रतिदर्श में उन सभी उपसमूहों या श्रेणियों के लोग शामिल होते हैं। किस प्रकार के प्रतिदर्शों को प्रासंगिक माना जाए यह अनुसंधान के अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों पर निर्भर है। वास्तव में
किस प्रकार के प्रतिदर्श को प्रासंगिक माना जा सकता है, यह अनुसंधान के अध्ययन का जो विशिष्ट उद्देश्य है उस विशिष्ट उद्देश्य से ही संबंधित होता है। उदाहरणार्थ, धर्म के प्रति मनोवृत्तियों के बारे में अध्ययन करते समय यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि सभी धर्मों के सदस्यों को शामिल किया जाए। तो उदाहरण के लिए, यदि धर्म के प्रति मनोवृत्ति का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उस दौरान यह बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी धर्मों के सदस्यों को ऐसे अध्ययन के प्रतिदर्श में शामिल किया जाए। मजदूर संघों के प्रति मनोवृत्तियों पर अनुसंधान करते समय कामगारों, प्रबंधकों तथा उद्योगपतियों को शामिल करना चाहिए। इसी प्रकार यदि मजदूर संघों के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाना है तो उस अध्ययन हेतु प्रतिदर्श में कामगारों को, प्रबंधकों को और इसके अतिरिक्त उद्योगपतियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रतिदर्श चयन का दूसरा सिद्धांत है वास्तविक इकाई, अर्थात व्यक्ति या गांव या घर का चयन पूर्णतः अवसर आधारित होना चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रतिदर्श चयन का, और इसे हम दूसरे सिद्धांत के रूप में पढ़ रहे हैं कि जब प्रतिदर्श का जो चयन किया जाता है तो जो वास्तविक इकाई है प्रतिदर्श में, जो कि एक व्यक्ति हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, घर हो सकता है या परिवार हो सकता है, लेकिन इनका जो चयन है वो पूरी तरीके से अवसर आधारित ही होना चाहिए। इसे यादृच्छीकरण कहा जाता है, जो कि स्वयं संभाव्यता की संकल्पना पर आधारित हैं। तो ये जो सिद्धांत है इसे यादृच्छीकरण के रूप में जाना जाता है, और ये यादृच्छीकरण जो है यह स्वयं संभाव्यता की संकल्पना पर आधारित होता है। अब ये संभाव्यता क्या होती है आइए जानते हैं। संभाव्यता का आशय घटना के घटित होने के अवसरों या विषमताओं से है। तो संभाव्यता जो शब्द है इसका आशय किसी घटना के घटित होने के जो अवसर हैं या उसकी जो विषमता है उससे होता है, यानी कोई घटना घटेगी इसकी क्या संभावना बनती है या इसकी क्या संभावना नहीं बनती है। उदाहरण के लिए, जब हम सिक्का उछालते हैं तो यह या तो चित्त की ओर पड़ता है या फिर पट की ओर। तो ऐसी स्थिति में सिक्का उछालने के दौरान दोनों की बराबर संभावना होती है कि या तो सिक्का चित्त की ओर पड़ सकता है या फिर पट की ओर। सामान्य सिक्कों में चित्त या पट आने का अवसर या संभाव्यता लगभग एक समान है, अर्थात प्रत्येक का 50% होता है। तो सामान्य स्थितियों में किसी भी सिक्के को उछालने पर जो चित्त आने की संभावना या पट आने की संभावना बिल्कुल बराबर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की संभावना 50% है और पट आने की संभावना भी 50% है। वास्तव में जब आप सिक्का उछालते हैं तो दोनों में से कौन सी घटना होती है, अर्थात चित्त आता है या पट, यह पूरी तरह से अवसर पर निर्भर करता है और किसी बात पर नहीं। इस प्रकार के अवसरों को यादृच्छिक अवसर कहा जाता है। तो जब हम वास्तव में सिक्के को उछालते हैं तो चित्त आएगा या पट आएगा, यह पूरी तरीके से अवसर पर निर्भर करता है, यह किसी अन्य कारक पर निर्भर नहीं करता है। और ऐसी घटनाएं जो पूरी तरीके से अवसर आधारित होती हैं उन्हें ही हम यादृच्छिक घटनाएं कहते हैं, या इस प्रकार के अवसर को हम यादृच्छिक अवसर का नाम दे सकते हैं। हम एक प्रतिदर्श को चुनने में समान विचार का उपयोग करते हैं। जब एक प्रतिदर्श को सर्वेक्षण के दौरान चुना जाता है तो संभाव्यता के इसी प्रकार के विचार का उपयोग किया जाता है। हम सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि प्रतिदर्श में चयन किए गए व्यक्ति या घर या गांव पूर्णतः अवसर द्वारा चयनित हो, किसी अन्य तरह से नहीं। तो जब भी सर्वेक्षणकर्ता प्रतिदर्श का चयन करते हैं तो वे सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रतिदर्श में चयन किए गए हैं या जो घर या जो गांव उस प्रतिदर्श में शामिल किए गए हैं वे सभी अवसर द्वारा चयनित हो, उन्हें यादृच्छिक अवसरों के आधार पे ही चयनित किया गया हो। अतः प्रतिदर्श में चयन होना
किस्मत की बात है, जैसे कि लॉटरी जीतना। यह तभी हो सकता है जब यह सच हो कि प्रतिदर्श एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श होगा। तो प्रतिदर्श में चयन होना या ना होना एक किस्मत की बात मानी जाती है, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का लॉटरी जीतना किस्मत पर आधारित होता है। तो यह तभी सच हो सकता है, यानी किसी प्रतिदर्श में किसी व्यक्ति का सिर्फ अवसर पर जो चयन है वो तभी संभव हो सकता है जब प्रतिदर्श एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श हो। यदि कोई सर्वेक्षण दल अपने प्रतिदर्श में केवल उन्हीं गांवों का चयन करता है जो मुख्य सड़क के निकट हों, तो यह प्रतिदर्श यादृच्छिक या संयोगवश न होकर उद्देश्यपूर्ण होंगे। यदि हम एक उदाहरण लें कि एक सर्वेक्षण दल जो है वो अपने प्रतिदर्श में सिर्फ उन्हीं गांवों का चयन करता है जो कि मुख्य सड़क के किनारे पर हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रतिदर्श तैयार होगा यह अवसर पर आधारित ना होकर के एक विशेष उद्देश्य पर आधारित होगा। तो इस प्रकार के प्रतिदर्श को हम उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श कह सकते हैं। इसी तरह से यदि हम अधिकतर मध्यम वर्ग के घरों का या अपने जानकार घरों का चयन करते हैं तो प्रतिदर्श पुनः उद्देश्यपूर्ण होंगे। इसी प्रकार यदि हम अनुसंधान के दौरान कोई मध्यम वर्ग घरों का जो हमारे आसपास हैं या हमारे जानकार घरों का ही चयन करते हैं और उन्हें प्रतिदर्श में शामिल करके अध्ययन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिदर्श उद्देश्यपूर्ण होगा, यादृच्छिक रूप से चयन नहीं किया गया है या संयोगवश उसका चयन नहीं हुआ है। मुख्य बिंदु यह है कि जनसंख्या से संबंधित स्तरों का पता लगाने के बाद प्रतिदर्श घरों या उत्तरदाताओं का वास्तविक चयन पूर्णतया संयोग के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पूरा जो हमारी चर्चा है उससे जो मुख्य बिंदु निकल के आता है वो यही है कि जनसंख्या से संबंधित स्तरों का पहले पता लगा लेना चाहिए और ये पता लगाने के बाद जो भी प्रतिदर्श में उत्तरदाता चयनित किए जाने या जिन घरों का जिन गांवों का चयन किया जाना चाहिए, इनका चयन पूर्णतः अवसर पर आधारित होना चाहिए या सिर्फ संयोग पर आधारित होना चाहिए। इसे विभिन्न तरीकों से सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये यादृच्छिकीकरण जो है वो विभिन्न प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और ये अवसर आधारित चयन करने के लिए अलग अलग प्रकार की तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। इनमें सामान्य रूप से लॉटरी निकालना, पासे फेंकना, इस उद्देश्य हेतु विशेष रूप से बनाई गई प्रतिदर्श नंबर प्लेटों का प्रयोग तथा हाल ही में गणकों या संगणकों द्वारा बनाई गई प्रतिदर्श संख्याएं शामिल हैं। तो ये जो विभिन्न तकनीकें जिनके आधार पर सिर्फ संयोग आधारित या अवसर आधारित प्रतिदर्श ही चुना जाता है, उनमें शामिल है लॉटरी का उपयोग करना या लॉटरी निकालना, पासे फेंक के प्रतिदर्श का चयन करना या फिर इसी उद्देश्य हेतु विशेष रूप से प्रतिदर्श नंबर प्लेट बनाई जाती हैं, उन नंबर प्लेटों का उपयोग करके भी प्रतिदर्श का चयन संभव होता है। इसी प्रकार विभिन्न गणकों या संगणकों की सहायता से भी प्रतिदर्श का चयन होता है अलग अलग प्रतिदर्श संख्याओं के आधार पर। तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं कि अवसर आधारित प्रतिदर्श चयन कैसे सुनिश्चित किया जाता है। तो इसकी कुछ विशेष तकनीकें होती हैं, जैसे लॉटरी का उपयोग करना, जैसे पासे फेंकना, उसके अलावा जो प्रतिदर्श नंबर प्लेटें हैं इनका उपयोग करना या गणकों या संगणकों पर आधारित जो विभिन्न प्रतिदर्श संख्याएं बनाई जाती हैं उनके उपयोग द्वारा प्रतिदर्श का चयन करना। एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का चयन कैसे किया जाता है, इसे जानने के लिए आइए हम एक ठोस उदाहरण लें। तो एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का चयन वास्तव में कैसा होता है, इसे जानने के लिए हम एक ठोस उदाहरण देख सकते हैं। मान लीजिए हम उस परिकल्पना की जांच करना चाहते हैं जिसमें यह कहा गया है कि
छोटे, आपस में अधिक घनिष्ठता वाले समुदाय बड़े, अधिक अवैयक्तिक समुदायों की तुलना में ज़्यादा अंतः सामुदायिक समन्वय की उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रकार की परिकल्पना की हम जांच कर रहे हैं, यह मान लेते हैं। तो परिकल्पना यह है कि छोटे तथा घनिष्ठ समुदाय जो होते हैं वे बड़े या अवैयक्तिक समुदायों की तुलना में अधिक अंतः सामुदायिक समन्वय को प्रदर्शित करते हैं। सरलता से समझने के लिए आइए मान लेते हैं कि हम भारत के किसी एक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रुचि रखते हैं। तो हमने एक बार यह मान लिया कि अध्ययन हेतु हम भारत के किसी विशेष राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रुचि रखते हैं। प्रतिदर्श चयन करने की सरलतम संभावित प्रक्रिया राज्य के सभी गांवों की उनकी जनसंख्या के साथ सूची बनाने से प्रारंभ होगी। यह सूची जनगणना आंकड़ों से भी प्राप्त की जा सकती है। तो प्रतिदर्श चयन हेतु जो सबसे पहले सरलतम संभावित प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें शामिल होगा कि उस विशिष्ट राज्य के सभी गांवों की उनकी जनसंख्या के साथ में सूचियां तैयार करना। यह कार्य करने के लिए जनगणना आंकड़ों की सहायता भी ली जा सकती है। तत्पश्चात हमें छोटे तथा बड़े गांवों के मानदंडों को परिभाषित करना होगा और इस प्रकार की सूची तैयार करने के बाद हमें छोटे और बड़े जो गांव हैं किन आधारों पर हम उन्हें अलग कर सकते हैं, ऐसे कुछ मानदंडों को निर्धारित करना होगा। गांवों की मूल सूची से अब हमें सभी मध्यम गांवों अर्थात जो न तो छोटे हैं और न ही बड़े हैं उनको हटाना होगा। अब ये जो हमने सूची तैयार करने के पश्चात मानदंड तैयार किए छोटे और बड़े गांवों के, अब उस मानदंड के आधार पर उस मूल सूची से हमें ऐसे सभी गांवों को हटाना होगा जो न तो छोटे गांवों के जो हमारी अवधारणा है वहाँ पर रखे जा सकते हैं और ना ही जो बड़े गांवों के मानदंड है वे उसे पूरा करते हैं। अर्थात ऐसे गांव जो कि मध्यम हैं आकार में या अन्य जो भी वहाँ पर मानदंड रखे गए हैं उन आधारों पर उन मध्यम गांवों को हमें उस सूची से हटा देना होगा। अब हमारे पास गांव के आकार के अनुसार एक संशोधित सूची है। तो अब हमने उस मूल सूची से एक संशोधित सूची तैयार कर ली जिसमें कि हमारे पास छोटे गांव भी हैं और बड़े गांव भी हैं। हमारे अनुसंधान संबंधी प्रश्नों के अनुसार हम प्रत्येक स्तर अर्थात छोटे तथा बड़े गांवों को समान महत्व देना चाहते हैं। अतः हमने प्रत्येक स्तर से 10 गांवों को चुनने का निर्णय लिया। अब अनुसंधान के दौरान छोटे और बड़े दोनों प्रकार के गांवों को यदि समान महत्व दिया जाना है और अनुसंधानकर्ता ने यदि यह तय किया कि प्रत्येक स्तर से 10 गांव चुने जाएंगे तो इस प्रकार अनुसंधान में प्रतिदर्श का कार्य आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम छोटे तथा बड़े गांवों की सूची को क्रम प्रदान करेंगे तथा प्रत्येक सूची से लॉटरी द्वारा 10-10 गांवों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा करेंगे। तो इसके बाद जो छोटे और बड़े गांवों की सूचियां हैं उन दोनों में एक क्रम प्रदान किया जाएगा सभी गांवों को और यह क्रम प्रदान करने के बाद उस सूची से लॉटरी द्वारा नंबर निकाले जाएंगे और वास्तव में 10-10 गांवों का चयन इस लॉटरी द्वारा किया जाएगा और यह विधि एक यादृच्छिक विधि ही कहलाएगी। अब हमारे पास राज्य के 10 छोटे तथा 10 बड़े गांवों वाले प्रतिदर्श हैं तथा हम इन गांवों का अध्ययन यह जानने के लिए प्रारंभ कर सकते हैं कि हमारी प्रारंभिक परिकल्पना सही थी या नहीं। तो ये सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद अब हमारे पास यानी अनुसंधानकर्ता के पास 10 छोटे और 10 बड़े गांवों का एक प्रतिदर्श है और इस प्रतिदर्श का अध्ययन यह जानने के लिए किया जा सकता है कि जो आरंभिक परिकल्पना तैयार की गई थी वह सत्य है या नहीं है।
वास्तव में यह एक अत्यधिक सरल रूपरेखा है। तो अभी जो हमने चर्चा की है एक अनुसंधान की कार्य की, यह बिल्कुल सरल प्रकार की रूपरेखा है। वास्तविक अनुसंधान अध्ययनों में सामान्यतः अधिक जटिल रूपरेखा होती है, जिसमें प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया अनेक चरणों में विभाजित होती है तथा इसमें अनेक स्तर शामिल होते हैं। तो वास्तविक रूप से ये जो चयन प्रक्रिया होती है प्रतिदर्श की, ये काफ़ी जटिल होती है। यह कई चरणों में विभाजित की जाती है और इस संपूर्ण प्रक्रिया में कई सारे स्तर शामिल किए जाते हैं, परंतु मूल सिद्धांत समान रहता है। एक लघु प्रतिदर्श का सावधानीपूर्वक चयन किया जाए ताकि यह पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। तो सर्वेक्षण के दौरान प्रतिदर्श चयन में जो मूल सिद्धांत है वह सदैव यही रहता है कि पूरी जनसंख्या में से एक लघु प्रतिदर्श का चयन किया जाए और यह जो चयन हो वो काफ़ी सावधानीपूर्वक हो, ताकि वो जो प्रतिदर्श है वो संपूर्ण जनसंख्या का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर पाए। तत्पश्चात प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है और इससे प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण कर इसे संपूर्ण जनसंख्या पर लागू किया जाता है। और इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के बाद कि जो प्रतिदर्श है वो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है और उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों का सामान्यीकरण करके इसे संपूर्ण जनसंख्या पर लागू कर दिया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से चयन किए गए प्रतिदर्श की सांख्यिकीय विशेषताएं सुनिश्चित करती हैं कि प्रतिदर्श की तत्पश्चात प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है और इससे प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण कर इसे संपूर्ण जनसंख्या पर लागू किया जाता है। तो वैज्ञानिक ढंग से जब प्रतिदर्श का चयन किया जाता है और उसकी जो सांख्यिकीय विशेषताएं हैं वो ये सुनिश्चित करती हैं कि वह उसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के बाद ही उस प्रतिदर्श के अध्ययन के आधार पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें पूरी जनसंख्या पर लागू या सामान्यीकृत कर दिया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से चयन किए गए प्रतिदर्श की सांख्यिकीय विशेषताएं सुनिश्चित करती हैं कि प्रतिदर्श की विशेषताएं उस जनसंख्या की विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से मिलती हों जिससे इसे लिया गया है। तो जब किसी प्रतिदर्श का वैज्ञानिक ढंग से चयन किया जाता है तो उसकी जो सांख्यिकीय विशेषताएं हैं वे यह सुनिश्चित कर पाती हैं या इस चीज़ को ठोस रूप से रख पाती हैं कि प्रतिदर्श की जो विशेषताएं हैं वे उस जनसंख्या की विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से मिलती हैं या घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं जिस जनसंख्या से उस प्रतिदर्श का चुनाव किया गया है। इनमें सूक्ष्म अंतर हो सकते हैं, परंतु ऐसे विचलन की संभावना को निर्धारित किया जा सकता है। इसे सीमांत त्रुटि या प्रतिदर्श की त्रुटि कहा जाता है। तो प्रतिदर्श और जो पूर्ण जनसंख्या है उनकी विशेषता में कुछ सूक्ष्म अंतर, थोड़े से हम कहें बहुत ही छोटे से अंतर हो सकते हैं, परंतु ऐसे जो विचलन की संभावना है इसे अध्ययन के दौरान पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है और इसे या तो सीमांत त्रुटि या प्रतिदर्श की त्रुटि का नाम दिया जाता है। यह अनुसंधानकर्ताओं की गलती से नहीं अपितु इस बात से उत्पन्न होती है कि हम बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए छोटे प्रतिदर्श का प्रयोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो सीमांत त्रुटि है या प्रतिदर्श की त्रुटि है ये अनुसंधानकर्ताओं की किसी गलती के कारण नहीं उत्पन्न होती है, अपितु यह सिर्फ इस कारण उत्पन्न होती है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या के अध्ययन हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा एक छोटे प्रतिदर्श का उपयोग किया जा रहा है। प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के परिणामों की सूचना देते समय
अनुसंधानकर्ताओं को अपने प्रतिदर्श के आकार तथा रूपरेखा तथा सीमांत त्रुटि के बारे में अवश्य बताना चाहिए। तो प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के परिणाम जब जारी किए जाते हैं या इन परिणामों की सूचना जब प्रस्तुत की जाती है तो उस दौरान अनुसंधानकर्ताओं को जो प्रतिदर्श उन्होंने शामिल किया उसके आकार के बारे में, उस प्रतिदर्श की रूपरेखा के बारे में और सीमांत त्रुटि के बारे में पहले ही बता देना चाहिए। अब बच्चों यहाँ एक संबंधित क्रियाकलाप है। ये क्रियाकलाप आशा है आप लोग काफ़ी रुचि लेकर के पूर्ण करेंगे। यदि आपके सर्वेक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना हो तो आप अपने स्कूल में सभी विद्यार्थियों में से प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन करने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको सोचना है कि यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वेक्षण करना चाहते हैं तो ऐसे सर्वेक्षण के लिए आपके विद्यालय के सभी छात्रों को पूर्ण जनसंख्या मानते हुए उनमें से प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन आप किस प्रकार से करेंगे, यह आपको सोचना है और सभी को साथियों से चर्चा करनी है। तो पहला प्रश्न है, जिन विद्यार्थियों के अनेक भाई तथा बहन हैं वह उन विद्यार्थियों की तुलना में जिनका एक भाई या बहन या कोई भी नहीं है पढ़ाई में अच्छे हैं या बुरे। तो एक जो सर्वेक्षण हेतु प्रश्न है वो ये है कि ऐसे विद्यार्थी जिनके कई सारे भाई बहन हैं, अनेक भाई बहन हैं, उनकी तुलना में ऐसे कोई विद्यार्थी जिनके या तो कोई भाई बहन नहीं हैं या सिर्फ एक भाई या बहन है, तो ये पढ़ाई में अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको तुलनात्मक रूप से एक सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन करना है। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8, उच्च माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 में अंतराल के समय में विद्यार्थियों का सबसे लोकप्रिय क्रियाकलाप कौन सा है। तो आपको इन सभी प्रकार की कक्षाओं के आधार पर यह जो सर्वेक्षण है करना है कि प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 के बच्चे, माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के बच्चे, उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 9 से 10 के बच्चे, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 11 से 12 में अंतराल के समय, जब विद्यालय में अंतराल का पीरियड होता है, इंटरवल होता है, तो उस समय पर विद्यार्थियों का सबसे लोकप्रिय क्रियाकलाप कौन सा है, सबसे अधिक विद्यार्थी किस क्रियाकलाप में लगे होते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या किसी विद्यार्थी का प्रिय विषय उसके प्रिय शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय है। क्या लड़के तथा लड़कियों में इस संबंध में कोई अंतर है। तो तीसरा जो प्रश्न है जिससे संबंधित सर्वेक्षण आप कर सकते हैं वो यह है कि क्या किसी विद्यार्थी का प्रिय विषय जो है वह वही है जो उसे उस प्रिय शिक्षक लगता है वो पढ़ाते हैं या फिर अलग हैं, और इस संबंध में क्या लड़के और लड़कियों की जो पसंद है उसमें कोई अंतर देखने को मिलता है। नोट, इन प्रत्येक प्रश्नों के लिए विभिन्न प्रतिदर्श रूपरेखा बनाएं। तो ये 3 प्रश्न आपके समक्ष हैं जिन पर आपको सर्वेक्षण का कार्य करना है और इनके लिए आपको अलग अलग प्रतिदर्श रूपरेखा तैयार करनी है। समग्र सांख्यिकी लिंग अनुपात में तीव्र गिरावट। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश में जो समग्र सांख्यिकी के दौरान लिंग अनुपात प्राप्त किया जाता है उसमें किस प्रकार से तीव्र गिरावट देखने को मिल रही है। आपने अध्याय 3 में लिंगानुपात में तीव्र गिरावट के बारे में पढ़ा है। तो बिल्कुल हमने अध्याय 3 में कैसे हमारे देश में लिंगानुपात में तीव्र गिरावट हो रही है लगातार, इस बात को अच्छे से जाना है। हाल ही के दशकों में लड़कों की संख्या की तुलना में बहुत कम लड़कियां जन्म ले रही हैं तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में लड़कों की तुलना में जो लड़कियों की संख्या है वो काफ़ी कम हो रही है और कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा,
हिमाचल और दिल्ली, इनमें विशेषकर जो लिंगानुपात है वो बहुत चिंताजनक स्थिति में जा पहुंचा है। लिंगानुपात तरुण या बाल 0 से 6 वर्ष की आयु में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या व्यक्त करता है। तो बिल्कुल जो बाल लिंगानुपात है वह 0 से 6 आयु वर्ष के जो काल है, इस आयु में 1000 बालकों की तुलना में कितनी लड़कियां उपलब्ध हैं या कितनी लड़कियों का जन्म हुआ है, इसको व्यक्त करता है। यह अनुपात संपूर्ण भारत में या अनेक राज्यों दोनों में दशकों के दौरान तीव्रता से कम हो रहा है। तो यह अनुपात संपूर्ण भारत में भी कम हो रहा है और विशेषकर कुछ राज्यों में दशकों से यह काफ़ी कम होता जा रहा है। यहाँ पर भारत के तथा चयन किए गए राज्यों के 1991, 2001 तथा 2011 की जनगणना में दिए गए औसत तरुण लिंगानुपात को दिया गया है। तो आगे तालिका में हम यह देखेंगे कि भारत में और कुछ चुने गए राज्यों में 1991, 2001 और 2011 की जनगणना में जो तरुण या बाल लिंगानुपात प्राप्त हुआ वो किस प्रकार था। तो 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या या बाल लिंगानुपात। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1991, यहाँ 2001 और यहाँ 2011 के जो जनगणना हैं उनके आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। सबसे पहले हम भारत के आंकड़ों को देखें तो 1991 में बाल लिंगानुपात था 945, जो कि 2001 में घट के हुआ 927 और 2011 में घट के हो गया 914। आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से किस प्रकार कमी आ रही है हमारे यहाँ संपूर्ण देश के बाल लिंगानुपात में। अब हम कुछ विशेष राज्यों को देखते हैं। तो पंजाब में यह पहले ही बहुत कम था, 1991 में यह था 875, 2001 में हुआ 798 और 2011 में कुछ बढ़कर ये 846 पर आया है। लेकिन फिर भी 1000 लड़कों की तुलना में सिर्फ 846 लड़कियां एक काफ़ी चिंताजनक आंकड़ा प्रदर्शित करता है। उसके बाद हरियाणा की स्थिति देखिए कि यहाँ लगातार यह कम हो रहा है। 1991 में यह था 879, 2001 में यह हो गया 819 और 2011 में यह रहा 830। इसी प्रकार दिल्ली की स्थिति देखिए कि दिल्ली में 1991 में बाल लिंगानुपात था 915, जो कि फिर 2001 में घट के हुआ 868 और 2011 में और घट के हो गया 866। इसी प्रकार गुजरात की स्थिति देखिए, यहाँ 1991 में बाल लिंगानुपात था 928, फिर 2001 में घट के हुआ 883 और 2011 में भी लगभग कुछ बिंदु का अंतर है लेकिन काफ़ी कम है, 890। और सबसे अंत में स्थिति देखते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर 1991 में ये एक ठीक ठाक स्थिति में था, 951 था यह लिंगानुपात और 2001 में आके हो गया 896 और 2011 में यह रहा 906। तो यहाँ जो आंकड़े हैं वो स्पष्टतः है एक बहुत ही समस्याजनक, चिंताजनक स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारे देश में ये संख्या जो है 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या घटती ही जा रही है। जबकि वास्तविक तथ्य ये है कि जैविक विज्ञान के अनुसार जो जन्मने की दर है उस आधार पर लड़कों की तुलना में लड़कियों का जन्म अधिक होता है, यानी 1000 लड़कों पर 1000 से अधिक लड़कियों का जन्म होता है वास्तविक प्राकृतिक रूप से। लेकिन हमारे देश की यह स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। बाल लिंगानुपात एक ऐसा समग्र या समष्टि चर है जो तभी दिखाई देता है जब आप बड़ी जनसंख्याओं की सांख्यिकी को मिलाते या इकट्ठा रखते हैं। हम एक परिवार को देखकर नहीं बता सकते कि समस्या इतनी विकट है। तो बाल लिंगानुपात वास्तव में एक ऐसा समग्र है जो तभी दिखाई देता है जब हम बड़ी संख्याओं को इकट्ठा करके उनके सभी सांख्यिकीय जो चर हैं उन्हें मिला के देखते हैं। यदि हम एक परिवार को देखते हैं तो वहाँ हम यह स्थिति नहीं बता सकते या इस समस्या को हम वहाँ नहीं जान सकते हैं। किसी भी एक परिवार में लड़के तथा लड़कियों के सापेक्षित अनुपात की क्षतिपूर्ति उन परिवारों के विभिन्न अनुपात से सदैव की जा सकती है जिन्हें हमने कभी नहीं
देखा है। तो किसी भी एक परिवार में लड़के या लड़कियों के जो भी सापेक्षित अनुपात है उसकी क्षतिपूर्ति वास्तव में ऐसे परिवारों से की जा सकती है जिन्हें हमने प्रत्यक्ष में कभी नहीं देखा है। जनगणना जैसी पद्धतियों के प्रयोग द्वारा या बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करके ही पूरे समुदाय के कुल अनुपात की गणना की जा सकती है तथा समस्या का पता लगाया जा सकता है। तो वास्तव में ऐसे कार्य करने के लिए जनगणना जैसी पद्धति का उपयोग किया जाता है जिसमें कि एक बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण होता है और इन बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करके ही जो पूरे समुदाय हैं उनमें कुल अनुपातों की गणना की जा सकती है ताकि ये बाल लिंगानुपात जैसी जो समस्याएं हैं जो चिंताजनक स्थिति प्रदर्शित करती हैं उनके बारे में जाना जा सके। सर्वेक्षण विधि की मुख्य विशेषता यह है कि यह अपेक्षाकृत कम समय तथा धन के द्वारा जनसंख्या के बारे में विस्तृत परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराती है। अब हम पुनः सर्वेक्षण विधि की मुख्य विशेषता की बात करें तो बिल्कुल यह विशेषता होगी कि बहुत ही कम समय और धन के प्रयोग द्वारा किसी जनसंख्या के बारे में विस्तृत परिप्रेक्ष्य उपस्थित किया जाता है। प्रतिदर्श जितना बड़ा होगा इसके सही प्रतिनिधि होने के अवसर उतने ही ज़्यादा होंगे। तो यह एक तथ्य है जो हम याद रखेंगे कि किसी भी जनसंख्या में से चयन किया गया प्रतिदर्श जितना ही बड़ा होगा उसके प्रतिनिधि होने की जो संभावना है वह उतनी ही अधिक होगी। यहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण उदाहरण जनगणना का है जिसमें पूरी जनसंख्या शामिल है। तो यहाँ सबसे बड़ा या महत्वपूर्ण उदाहरण है जनगणना का जिसमें कि पूर्ण जनसंख्या को शामिल किया जाता है। व्यवहार में प्रतिदर्श का आकार 30-40 से लेकर हज़ारों में हो सकता है। तो व्यवहारिक रूप से किसी अनुसंधान विशेष में जो प्रतिदर्श का आकार है वह सिर्फ 30-40 से लेकर के हज़ारों तक का हो सकता है। केवल प्रतिदर्श का आकार ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके चयन का तरीका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसी भी सर्वेक्षण के दौरान जो प्रतिदर्श का आकार है सिर्फ वही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उस प्रतिदर्श का चयन किस तरीके से किया गया है वह भी महत्व रखता है। वास्तव में प्रतिदर्श चयन के बारे में निर्णय प्राय व्यवहारिक विचार विमर्श पर आधारित होते हैं। तो प्रतिदर्श चयन के बारे में जो निर्णय लिए जाते हैं कि वास्तव में किस प्रकार से यह चयन किया जाएगा, ये निर्णय व्यवहारिक विचार विमर्श पर ही आधारित होते हैं। उन परिस्थितियों में जिनमें जनगणना का उपयोग व्यवहारिक तौर पर न किया जा सकता हो वहाँ पर संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण ही अध्ययन के उपलब्ध साधन होते हैं। बिल्कुल ऐसी सभी परिस्थितियाँ जिनमें कि जनगणना का उपयोग व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं होता है, यानी संपूर्ण जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाना संभव नहीं होता है, तो वहाँ पर संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन हेतु प्रतिदर्श सर्वेक्षण ही सबसे उचित साधन के रूप में माने जाते हैं। सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह एक समग्र तस्वीर उपलब्ध कराता है, अर्थात यह एक व्यक्ति के स्थान पर सामूहिकता के आधार पर बनी तस्वीर दिखाता है। तो बिल्कुल एक सर्वेक्षण का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह एक समग्र तस्वीर को प्रस्तुत करता है। किसी एक व्यक्ति के स्थान पर सामूहिकता के आधार पर कोई भी जो विषय है उसके संबंध में परिणामों को प्रस्तुत करता है। बहुत सी सामाजिक समस्याएं तथा मुद्दे इस समग्र स्तर पर दिखाई देते हैं। इन्हें खोज के अत्यधिक सूक्ष्म स्तरों पर पहचाना नहीं जा सकता। तो कई सारी सामाजिक समस्याएं या मुद्दे जो हैं ये इस प्रकार के सर्वेक्षण आधारित समग्र स्तर पर ही दिखाई देते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार के खोज या अनुसंधान के सूक्ष्म स्तरों पर पहचानना संभव नहीं होता। तथापि अन्य अनुसंधान पद्धतियों की तरह से
सर्वेक्षणों की भी अपनी कमजोरियां होती हैं, लेकिन यह सच है कि जिस प्रकार सभी जो अध्ययन की पद्धतियां हैं या अनुसंधान की पद्धतियां हैं, उनके कुछ लाभ हैं तो कुछ कमियां या खामियां भी होती हैं। इसी प्रकार सर्वेक्षण की जो पद्धति है, इसमें भी कुछ कमजोरियां या कमियां पाई जाती हैं। यद्यपि इसमें व्यापक विस्तार की संभावना होती है, यह विस्तार की गहनता के मूल्य पर प्राप्त किया जाता है। तो इस पद्धति में यानी कि सर्वेक्षण में व्यापक विस्तार की संभावना तो होती है, लेकिन यह विस्तार जो है, ये इस विस्तार की गहनता के मूल्य पर प्राप्त किया जाता है। यानी अध्ययन के दौरान आप गहन रूप से किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर पाते हैं। सामान्यतः एक बड़े सर्वेक्षण के भाग के रूप में उत्तरदाताओं से गहन सूचना प्राप्त करना संभव नहीं होता। तो कभी भी एक बड़े सर्वेक्षण के भाग के रूप में जो उत्तरदाता हैं, जिन्हें हम सर्वेक्षण में शामिल कर रहे हैं, उनसे गहन सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं होता है। उत्तरदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर व्यय किया जाने वाला समय सीमित होता है, क्योंकि उत्तरदाताओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है और इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति पर जो समय व्यतीत किया जा सकता है वो काफ़ी सीमित रहता है। साथ ही अन्वेषकों की अपेक्षाकृत बड़ी संख्या द्वारा सर्वेक्षण प्रश्नावलियां उत्तरदाता को उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि जटिल प्रश्नों या जिन प्रश्नों के लिए विस्तृत सूचना चाहिए, उन्हें उत्तरदाताओं से ठीक एक ही तरीके से पूछा जाएगा। एक मुख्य कमी जो है सर्वेक्षण की, वह यह भी है कि अन्वेषकों की जो बड़ी संख्या होती है, उनके द्वारा सर्वेक्षण प्रश्नावलियां उत्तरदाताओं तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस दौरान यह सुनिश्चित करना काफ़ी कठिन होता है कि कोई जटिल प्रश्न या ऐसे प्रश्न जिनके लिए विस्तृत पूछताछ किया जाना आवश्यक है या जिनके बारे में उत्तरदाताओं के विचार गहनता से जानना आवश्यक है, ऐसे प्रश्नों को उत्तरदाताओं से वास्तव में एक ही प्रकार से पूछा जा रहा है या नहीं, क्योंकि अन्वेषक अलग अलग होते हैं जो कि अलग अलग उत्तरदाताओं के पास जाकर के प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने या उत्तर रिकॉर्ड करने के तरीके में अंतर होने पर सर्वेक्षण में त्रुटियां आ सकती हैं। और यदि जो अन्वेषक हैं उनका प्रश्न पूछने का तरीका या उत्तर को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है वो अलग अलग होते हैं, उनमें कोई अंतर होते हैं, तो सर्वेक्षण में काफ़ी त्रुटियां भी हो सकती हैं। यही कारण है कि किसी भी सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली, कभी कभी इन्हें सर्वेक्षण के उपकरण भी कहा जाता है, की रूपरेखा सावधानीपूर्वक तैयार करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। इसी कारण से ये माना जाता है कि किसी भी सर्वेक्षण हेतु जो प्रश्नावली तैयार की जा रही हैं, इन प्रश्नावलियों को कई बार सर्वेक्षण के उपकरण भी कहा जाता है। तो इन प्रश्नावलियों की जो रूपरेखा बनाई जाती है, यह बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार की जानी चाहिए। इनमें एकरूपता होनी चाहिए, क्योंकि इनका उपयोग अनुसंधानकर्ता के अतिरिक्त जो कई सारे व्यक्ति अन्वेषकों के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा किया जाता है। अतः इसके प्रयोग के दौरान इसमें त्रुटि को दूर करने या संशोधित करने की थोड़ी बहुत संभावना रहती है। तो इन प्रश्नावलियों के प्रयोग के दौरान यदि इनमें कोई त्रुटि रह जाती है, तो उस त्रुटि को दूर करने या उसमें संशोधन करने की जो संभावना है वो काफ़ी कम रह जाती है। अन्वेषक तथा उत्तरदाता के बीच क्योंकि किसी प्रकार के दीर्घकालिक संबंध नहीं होते तथा इसके कारण कोई आपसी पहचान या विश्वास नहीं होता। साथ ही जो अन्वेषक हैं और जो उत्तरदाता हैं, उन दोनों के बीच कोई दीर्घकालिक संबंध नहीं होते हैं और इस कारण उनकी कोई आपसी पहचान या विश्वास भी कायम नहीं होता है। किसी भी सर्वेक्षण में
पूछे गए प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि अजनबियों के मध्य पूछे जा सकते हों तथा उनका उत्तर दिया जा सकता हो। और इसी कारण किसी भी सर्वेक्षण में जो शामिल किए गए प्रश्न हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए जिन्हें आसानी से दो अजनबियों के मध्य पूछा जा सकता हो और उनका आसानी से उत्तर भी दिया जा सकता हो। कोई भी निजी या संवेदनशील प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, या अगर पूछा भी जाता है तो इसका उत्तर सच्चाई पूर्वक देने के स्थान पर सावधानी पूर्वक दिया जाता है। तो सर्वेक्षण के दौरान वास्तव में कोई निजी या संवेदनशील प्रश्न पूछना संभव नहीं हो पाता है, आसान नहीं हो पाता है। यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता भी है तो उत्तरदाता द्वारा सच्चाई पूर्वक उसका उत्तर देने के स्थान पर एक सावधानी पूर्वक सोचा समझा गया उत्तर दिया जाता है, जिसके कि सत्य होने की संभावना काफ़ी कम होती है। इस प्रकार की समस्याओं को कभी कभी गैर प्रतिदर्श त्रुटियां कहा जाता है। तो ये जो समस्याएं अभी हमने देखी, ऐसी समस्याओं को कभी कभी किसी सर्वेक्षण की गैर प्रतिदर्श त्रुटियां कहा जाता है। अर्थात ऐसी त्रुटियां जो प्रतिदर्श की प्रक्रिया के कारण न हो अपितु अनुसंधान रूपरेखा में कमी या त्रुटि के कारण हो या इसके कार्यान्वयन की विधि के कारण हो। तो ऐसी सभी त्रुटियां, ऐसी सभी गलतियां जो कि प्रतिदर्श की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न नहीं हो रही हैं अपितु जो अनुसंधान की रूपरेखा है, उस अनुसंधान की रूपरेखा में कोई कमी या त्रुटि रह जाने के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दुर्भाग्यवश इनमें से कुछ त्रुटियों का पता लगाना तथा इनसे बचना कठिन होता है। तो यह दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं कि ऐसी सभी त्रुटियों का या इनमें से कुछ त्रुटियों का पता लगाना या फिर इनसे बच पाना काफ़ी कठिन कार्य होता है। इस कारण से सर्वेक्षणों में गलती होना तथा जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में भ्रामक या गलत अनुमान लगाना संभव होता है। इसी कारण से सर्वेक्षणों में या किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण में गलती हो जाना या किसी जनसंख्या विशेष के बारे में कोई भ्रामक या गलत प्रकार का अनुमान लगाना भी संभव होता है। अंत में किसी भी सर्वेक्षण की सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इन्हें कठोर संरचित प्रश्नावली पर आधारित होना पड़ता है। तो हम यहाँ अंत में एक निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि किसी भी सर्वेक्षण की सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह होती है कि इसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए, यानी यह वास्तव में उपयुक्त प्रकार से पूर्ण हो सके, इसके लिए कठोर संरचित प्रश्नावलियों का उपयोग होना या कठोर संरचित प्रश्नावली पर आधारित होना आवश्यक होता है। हालांकि प्रश्नावली की रूपरेखा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसकी सफलता अंत में अन्वेषकों तथा उत्तरदाताओं की अंतःक्रियाओं की प्रकृति पर और विशेष रूप से उत्तरदाता की सद्भावना तथा सहयोग पर निर्भर करती है। परंतु यह भी सत्य है कि प्रश्नावली की जो रूपरेखा है यह भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इनकी जो सफलता है वो वास्तव में जो अन्वेषक है और उसके अलावा जो उत्तरदाता हैं उनकी आपसी अंतःक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है। और इसी प्रकार से विशेषकर जो उत्तरदाता है, उत्तर देने के दौरान उसकी सद्भावना और उसके सहयोग की भी इसमें बड़ी भूमिका होती है। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने सर्वेक्षण नामक जो अनुसंधान पद्धति है उसकी गहनता से चर्चा की है। सर्वेक्षण किस प्रकार से किए जाते हैं, प्रतिदर्श क्या होता है, प्रतिदर्श के चयन के क्या सिद्धांत हैं, प्रतिदर्श की क्या कमियां हो सकती हैं या प्रतिदर्श संबंधी त्रुटियां क्या हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त हमने सर्वेक्षण विधि के मुख्य लाभ और इसकी जो खामियां हैं उन सभी को जाना है। साथ ही हमने हमारे देश की जनगणना की, NSO की तथा जो बाल लिंगानुपात में कमी आती जा रही है, इन तीनों घटनाओं की भी चर्चा की है। तो बच्चों, आज का हमारा भाग यहीं समाप्त होता है। हम हमारे इस अध्याय को पढ़ना जारी रखेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।